प्रैक्टिकल हो गए केमिस्ट्री के आप लोगों के? ओके, चलो आज फिर अपना न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें क्या है, आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है। किसकी करनी है? इनऑर्गेनिक साल्ट की। इनऑर्गेनिक साल्ट दिया जाएगा आपको या फिर मिक्सचर दिया जाएगा, उसके लिए हमें क्या स्टडी करना है, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये स्टडी करने से पहले हम एक जनरल बात स्टडी करते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जब भी आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो केमिस्ट्री के केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या पूरी साइंस में यही होता है, जो सबसे पहले काम होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपके पास क्या होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगी। हाँ जी, जल्दी कनेक्ट हो जाओ, अभी तक आ रहे हो? सबसे पहले क्या होगा, प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो भी प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेंगी, ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। अब जो ऑब्जर्वेशन आपको मिली है उसका आप क्या करोगे, जनरलाइज करते हो। क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन का जनरलाइजेशन करते हैं हम लोग। जनरलाइजेशन वर्ड का क्या मीनिंग है मेरे पास, यानी कि आपने कोई रिएक्शंस करी है, मान लो कोई पीएच का ग्राफ प्लॉट किया है, किसके अगेंस्ट, वॉल्यूम ऐड किया है, तो आप क्या करते हो, आप रिजल्ट जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है, वैल्यूज मिलती हैं, आप क्या करते हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ प्लॉट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ इस तरह से आया, कई बार इस तरह से ग्राफ आता है, कई बार क्या होता है इस तरीके से ग्राफ आते हैं। तो ये ग्राफ क्या होते हैं, ये ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आप केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो उसके बाद हमें क्या मिलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। उस ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हो, जनरलाइज करके रिजल्ट बता देते हो। मतलब जनरलाइज एक रिजल्ट बता देते हो कि हाँ ये जनरली ऐसा ही होता होगा। तो ये क्या होता है, जो भी चीज़ें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद जनरलाइज करके जो रिजल्ट आता है, जनरलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसके साथ जो डील करती है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री को बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ पे क्या होता है, किसके साथ डील करती है वो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के साथ एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट, एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट्स किसके साथ, विद एक्यूरेसी। जो भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए उसकी ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हो, रिजल्ट को एक्सप्रेस कर देते हो। तो ये सब किसके साथ डील करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। तो जो भी आप क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी कर रहे हो वो किसके अंडर आती है, आपकी नई ब्रांच है केमिस्ट्री की, किसके अंडर आती है वो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो एक बार फिर से देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या हुआ, सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसके बाद आपको क्या मिला, ऑब्जर्वेशन मिली। फिर आपने क्या किया, उस ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया, एक्सप्रेस किया है। ठीक है, एक्सप्रेस किसके साथ किया है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया है एक्सप्रेस को। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो केमिस्ट्री इस सारे प्रोसेस के साथ डील करती है वो क्या कहलाएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बताओ भी, क्लियर है सबको डेफिनेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? हर वर्ड का मीनिंग क्लियर है ना, देखो इस ये पूरी डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको पहले ये समझो कि ये होता क्या है। तो आई होप अब क्लियर होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमें समझना है क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और ये क्या है, क्वालिटी। ये दो ब्रांच हैं, भाई जल्दी कनेक्ट हो जाओ।
तो आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडी करनी है, तो आपको पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए क्वालिटी वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जो क्वालिटेटिव वर्ड का मीनिंग होता है वो जनरली होता है डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ आयंस या फिर एलिमेंट्स। यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या स्टडी करोगे, सिर्फ ये स्टडी करोगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। कोई मिक्सचर दे दिया इनऑर्गेनिक का, उसमें क्या होगा, मिक्सचर है, मान लो कोई सोल्ट ही होते हैं जनरली, मान लो NaCl का आपको सोल्ट दे दिया, तो अगर आप इसको क्वालिटेटिवली स्टडी कर रहे हो, क्वालिटेटिवली, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या फाइंड आउट करोगे, इसमें एलिमेंट कौन से है, यानी कि Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। अब ये कितने अमाउंट में आयंस प्रेजेंट है ये नहीं बताना हमें, सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट या फिर आयन प्रेजेंट है। तो अगर डिटेक्शन ऑफ आयंस और एलिमेंट आ जाए तो किस में स्टडी किया जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर है सबको। उसके बाद क्या है आपके पास, क्वांटिटेटिव वर्ड, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्या है, जैसे आपने एनालिसिस किया, अभी ग्रेविमेट्री एनालिसिस की थी ना भाई, सेकेंड ईयर वालों, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किया ना आपने। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपने क्या किया था, निकिल का अमाउंट चेक किया था कि कितने अमाउंट में निकिल प्रेजेंट है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव या अमाउंट से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हो तो वो किसके अंडर स्टडी करनी है आपको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्लियर है ये वाली बात सबको। तो अब शायद आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। क्वालिटेटिव में क्या किया, एनायन, कैटायन हो, एनायन हो, या फिर कोई भी आयन हो या फिर एलिमेंट हो, उसकी डिटेक्शन करनी है। और क्वांटिटेटिव में क्या करनी है, अमाउंट कितनी है ये स्टडी करनी है। तो ये है एक बेसिक सा जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो उसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं सबसे पहले मैंने वो बताया है। बताओ, इतनी बात क्लियर है सबको। उसके बाद क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव यही स्टडी करनी है हमें। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले जो अब फाइनल ईयर में आपके एक्सपेरिमेंट होंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, तो उसमें क्या होता है, आपको कोई भी मिक्सचर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको सोल्ट दिया था NaCl, तो मिक्सचर में क्या होगा, आपके पास दो पार्ट होते हैं। जैसे अभी NaCl में देखूँ तो मैं एक Na प्लस है, एक Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, कैटायनिक पार्ट है। Cl नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, एनायनिक पार्ट है। तो इसको बोला जाता है, नेगेटिव वाले पार्ट को एसिड रेडिकल और कैटायन वाले पार्ट को बोलता है बेसिक रेडिकल। तो ये कब क्यों बोलते हैं ये अभी जरूरी नहीं है जानना, ये जब डिटेल में क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडी करेंगे तो बता देंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टडी क्या करना है। इसमें हमें स्टडी करना है कि कौन से आयन प्रेजेंट है, डिटेक्शन ऑफ आयंस है। आपको क्या दिया जाता है, एक मिक्सचर दिया जाता है, तो आप ये बताओगे इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लियर है ये वाली बात सबको। अब अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल स्टडी करने हैं आपको, बेसिक प्रिंसिपल्स। अब वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसमें दो तीन टर्म्स हैं आपके पास। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सेकंड जो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और थर्ड है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट। वैसे तो 12th स्टैंडर्ड में ये सारे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी जाती है चीज़। तो बेसिक प्रिंसिपल इनके पता होने चाहिए हमारे पास, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इनको आगे स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, जनरली क्या होता है, आप अगर सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हो अपनी रिएक्शन, कोई भी सोडियम क्लोराइड लेते हो, सोडियम क्लोराइड क्या एक सोल्ट है, आप इसको वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, इजीली सोल्यूबलाइज होता है। तो अगर ये चीज़ इजीली सोल्यूबलाइज है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, एक सोल्यूबल साल्ट है। इस तरह के सोल्ट को क्या बोला जाता है, ये एक सोल्यूबल साल्ट है। क्लियर है इतनी बात सबको। लेकिन कुछ कुछ सोल्ट आपके ऐसे होते हैं लाइक सिल्वर क्लोराइड सोल्ट, या फिर मैं अगर कहूँ बेरियम सल्फेट सोल्ट। तो ये सोल्ट क्या होते हैं, जब आप इनमें पानी ऐड करते हो तो ये क्या करते हैं, सोल्यूबलाइज ही नहीं हो पाते। अगर होते हैं तो वो बहुत ही कम एक्सटेंट तक सोल्यूबल हो पाते हैं। तो इस तरह के सोल्ट को बोला जाता है इनसोल्यूबल सोल्ट। ये क्या कहते हैं कि इस तरह के सोल्ट को क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल सोल्ट। क्लियर है ये वाली बात।
सोल्यूबल साल्ट क्या होता है और इनसोल्यूबल साल्ट क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंटली एक बात बोली जाती है कि कोई भी सोल्ट जो होता है ना, कोई भी सोल्ट, वो टोटली इनसोल्यूबल नहीं बोल सकते हम उसको कि वो बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप सिल्वर क्लोराइड में पानी ऐड करते हो तो इसका कुछ पार्ट एजीसीएल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको टोटली इनसोल्यूबल साल्ट नहीं बोला जाता। फिर इस साल्ट को बोला जाता है स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो अब कभी भी हम इनसोल्यूबल साल्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि वो साल्ट जो है उसमें क्या है, स्पेरिंगली है, यानी कि थोड़ा अमाउंट तो क्या करता है वो उसमें सोल्यूबल हो ही जाता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो जो भी आपके पास AgCl है या फिर BaSO4 है, किसके एग्जाम्पल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के। अब हमें क्या स्टडी करना है, जो भी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है ना उसी में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे स्टडी किया जाता है वो देखो। जैसे आपके पास AgCl था, ठीक है, अब AgCl में आपने क्या किया, पानी डाला, तो पहले ये था सॉलिड, अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा पानी तो इसमें एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, तो बहुत ही कम एक्सटेंट तक ब्रेक हो पाता है आयंस में। Ag प्लस जो Cl माइनस बनते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं, इसलिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि जितने आयन आपके पास बनेंगे ना, वो आयन वापस बाइंड होके यानी कि रिक्रिस्टलाइज होके वापस आपका साल्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या एक नई चीज देखने को मिली आपके, यहाँ पे क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। जबकि जब भी आपने NaCl सोल्ट पढ़ा था, जब आप NaCl पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था, एक सिंगल लाइन थी, सिंगल लाइन वाला एरो था, जिसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया था पानी में, Na प्लस और Cl माइनस पूरे तरीके से टूट गया था पानी में। जबकि यहाँ पे क्या है, एक इक्विलिब्रियम आ रहा है, यही बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ही हम आगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि सिल्वर क्लोराइड कैसे ब्रेक होता है, सोडियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होता है, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मैंने AgCl था, इसको लिख दिया Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, तो ये जो होता है ना, ये क्या है, डिसोसिएशन है, और वापस इससे ये AgCl बन रहा है सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड बनेगा उससे पहले एक और स्टेप है AgCl सॉलिड। तो बोला ही जाता है कि जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है या डिसोल्यूशन है वो किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन वर्ड का मतलब पता होगा ना भी सबको, वापिस से इसके आयन बाइंड होके सॉलिड फॉर्म वाला AgCl बना देते हैं। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है किस किस के बीच में, जो आपका सॉलिड वाला है और जो आपका आयंस है। क्लियर है ये वाली बात सबको, ये बताओ पहले। तो जो AgCl है ये अनडिजोल्ड है, ये अनडिजोल्ड सॉलिड है, और ये क्या है, आपके डिजोल्ड आयंस थे। तो यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम लिखने लग जाओ, जैसे कोई भी रिएक्शन है, AgCl ब्रेक हुआ है आपका Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, तो आपने ये रेट कॉन्स्टेंट लिखा होगा इन सब के लिए। तो क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसी तरीके से लिखते हो आप लोग। तो जब आप इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में तो Ag प्लस और Cl नेगेटिव आयन है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा Ag प्लस और ये आ जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपके पास